हाँ भाई, अब आवाज मत करो, बातें मत करो। हाँ देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था शब्द विचार, यानी कि सबसे पहले तो हम देखते हैं यानी कि शब्द किसे कहते हैं। तो यानी कि शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, शब्द कहा जाता है। इसके परिभाषा वगैरह सारी हमने कल देख ली थी, कल आपको मैंने समझा दिया था पूर्ण। अब आज केवल उदाहरण नोट करने का काम है, मगर मैंने परिभाषाएं नहीं लिखाई थी, इसलिए अब मैं परिभाषा लिखाता हूँ। पॉइंट डालिए पहले, तत्सम शब्द। हर टेबल बना दी थी ना, परिभाषा थोड़ी लिखाई थी। चलो डालो तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत्सम की परिभाषा लिखिए। तत् प्लस सम, तत् प्लस सम, तत् प्लस सम उसके समान। आगे लिखो, तत् प्लस सम, इसका मतलब होता है उसके समान। उसके समान पोस्टिंग में लिखो संस्कृत। उसके समान पोस्टिंग में लिखिए संस्कृत। तत् प्लस सम उसके समान पोस्टिंग में लिखिए संस्कृत। पोस्टिंग बंद कीजिए, आगे लिखो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के थे। वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के थे और ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अब देखिए, दूसरी टाइप से भी इसकी परिभाषा दी जा सकती है। बोर्ड पे देखिए आप, किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है यानी कि जो जननी है वो कौन है, संस्कृत भाषा है। तो मूल कौन हुई इसकी, संस्कृत हुई। तो इस परिभाषा का मतलब यही होता है, आगे बात समझ में। यानी कि किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अब हिंदी की जो आदि जननी है वो संस्कृत भाषा है, तो यानी कि जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं वो अपना बिना रूप परिवर्तन किए किसमें प्रयुक्त होते हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। क्लियर है मामला। अब आगे डालिए आप तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तद्भव की परिभाषा लिखिए।
तद प्लस भव, तद प्लस भव, उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न, पौष्टिक में लिखिए संस्कृत, उससे उत्पन्न। यहां से डायरेक्ट कई बार प्रश्न पूछा गया है, तद प्लस भव, उससे उत्पन्न, इसका अभिप्राय क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, संस्कृत। ठीक है ना, तद प्लस भव, उससे उत्पन्न, कोष्ठक में लिखिए संस्कृत, कोष्ठक बंद कीजिए। अब आगे लिखो, वे शब्द जो, वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के थे, वे शब्द जो मूलतः संस्कृत भाषा के थे, अपना कुछ रूप परिवर्तन करके, संस्कृत भाषा के थे, अपना कुछ रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, अपना कुछ रूप परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द। ले रहे मामला, ये देखिए आपकी तद्भव की परिभाषा, उच्चारण की सुविधा अनुसार संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित हो गया, जो मैंने परिभाषा लिखाई है उसका अभिप्राय यही है। ठीक है ना, संस्कृत के वे शब्द जिनका क्या हो गया है, कुछ रूप परिवर्तित हो गया है और वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। परिवर्तित हो गया, हिंदी में तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे चंद्र संस्कृत भाषा में था तो हिंदी में आते क्या हो गया, चांद। अग्नि संस्कृत भाषा में था मगर हिंदी में आते क्या हो गया, आग हो गया। जिह्वा संस्कृत का शब्द है, हिंदी में आते क्या हो गया, जीव। तो इस रूप को क्या कहा जाता है, तत्समय और तद्भव कहा जाता है। आगे बात समझ में। अब इसके बाद देखिए, यानी कि आपका जो कंटिन्यू परिभाषाएं आपके पास होगी। अब कुछ इनकी ट्रिक्स है वो मैं आपको नोट करवा दूं, क्योंकि इनकी संख्या तो फिर आप जानते हो हजारों में है, मगर आप जैसे परीक्षा में 4 विकल्प देखेंगे और यदि इन ट्रिकों का इस्तेमाल करेंगे तो डायरेक्ट पहचान लेंगे कौन सा तत्समय और कौन सा तद्भव है। ठीक है ना, तो लिखो ट्रिक नंबर 1, यानी कि रोल नंबर 1 डालो, लिखो ट्रिक लिख लो, रूल लिख लो, हालांकि नियम वगैरह कुछ भी नहीं है, बनाए हुई ट्रिक है पहचानने की। ठीक है ना, ये नियम वियम कुछ भी नहीं है, ट्रिक है केवल पहचानने की। कैसे डायरेक्ट पहचानोगे, लिखो यदि किसी शब्द पर, यदि किसी शब्द पर, यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो, यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो तो वे शब्द प्राय तद्भव होते हैं, वे शब्द प्राय तद्भव होते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना, जैसे मान लो आपसे परीक्षा में पूछा कि निम्न में से किस विकल्प में तद्भव शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यानी कि 3 पे चंद्र बिंदु नहीं लग रहा और 1 विकल्प पे चंद्र बिंदु लगा हुआ, तो डायरेक्ट समझ जाना कि ये क्या है, तद्भव है। जगह माइंड लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर लिख जाएगा 1 सेकेंड में। ठीक है ना, जैसे देखिए उदाहरण देखो, सर्प, ये तत्समय, अब इसका तद्भव रूप क्या बन जाएगा, सांप हो जाएगा, चंद्र बिंदु।
यही बात समझ में। उसी प्रकार से देखिए अक्षी दंत दांत। ठीक है, तो यानी कि किसी भी शब्द के ऊपर क्या लगा हो, चंद्र बिंदु लगा हो, तो वे शब्द प्राय क्या होते हैं, तद्भव। ठीक है, चाहो तो उदाहरण लिख लो, ये 2-3 परिभाषा के नीचे नहीं लिखो तो भी कोई बात नहीं। अगली ट्रिक लिखिए, हिंदी की गिनती कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ट्रिक नंबर 2 हिंदी की गिनती सदैव तद्भव होती है। हिंदी की गिनती सदैव तद्भव होती है। हिंदी की गिनती सदैव तद्भव होती है। 1-2 उदाहरण, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है 10 10। संस्कृत में कैसे लिखते हैं 10 को, शलगम, और हिंदी में जाते हैं क्या हो जाता है, सपेरे में चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको पूछता है 10 10। ठीक है, पंच को हिंदी में क्या बोलते हैं, कहने का मतलब ये हिंदी की कोई सी भी गिनती आ जाए वो सदैव क्या होती है, तद्भव। ठीक है, अगली ट्रिक लिखिए, अगली लिखिए, यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण, ये एक ट्रिक लगा के देखनी है आपको, ये काम नहीं आई तो ये काम नहीं आई तो ये, ठीक है ना, डायरेक्ट पहचानने की ट्रिक है। यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत की संधि से हुआ हो, संस्कृत की संधि से हुआ हो, तो वे शब्द प्राय तत्सम होते हैं। वे शब्द प्राय तत्सम होते हैं। वे शब्द प्राय क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे देखिए, उदाहरण देखिए, सरोज, सरोज। अब इस शब्द का निर्माण किससे हुआ है, संधि से। कौन सी संधि है इसमें, कौन सी है, कौन सी है, गुण संधि। विच्छेद करो तो फिर गुण संधि कहाँ से आ जाएगी उसमें, गुण संधि कैसे होगी, मात्रा देख देखे थी गुण संधि, अबे उसमें विसर्ग संधि है। देखो नियम है विसर्ग संधि का। कौन सा नियम है, ये देखो, अ स्क्वायर ऑब्लिक आ के बाद क्या है, घोष वर्ण, घोष वर्ण आए। अब घोष वर्ण जानते हो ना, कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ए, र, ल, व, ह, और सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग डायरेक्ट ओ में बदल जाता है, सीधा सीधा। अब देखो यहाँ घोष वर्ण आ रहा है सामने,
आ रहा है ना ज, किस वर्ग का है ये? च वर्ग का थर्ड है ना, च छ ज, तो थर्ड वर्ण आ रहा है, इसका मतलब गोस वर्ण है, तो विसर्ग किसमें बदलेगा? ओ में बदल जाएगा। तो संधि कौन सी होगी यहाँ? विसर्ग संधि। तो ये शब्द क्या है? सरोज, ये तत्सम है। क्या है ये? तत्सम। फिर आपको ऐसे पहचानना है, यदि टिपिकल उदाहरण दे दिए तो फिर संधि करो उनकी, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट संधि टूटेगी तो वह शब्द आपका तत्सम होगा, और एग्जैक्ट संधि नहीं टूटेगी तो फिर वो शब्द तद्भव होगा। ठीक है ना? ऐसे तोड़ तोड़ के देखते हैं इनको। जैसे अगला उदाहरण देखो, यद्यपि। यद्यपि कौन सी संधि है? पहले तो संधि बताओ मुझे, कौन सी संधि हो जाएगी यद्यपि में? तोड़ो इसको। यदि प्लस अपि, यहां से निकला द और यहां से निकला अ, यानी कि ये ई की मात्रा निकाल लो यहां से, ई और अ। अब इन दोनों को एक साथ मिलाओ। अरे ई और अ को एक साथ मिला के बोलो, क्या बोलोगे? ये बोलोगे। यहाँ क्या रह गया? आधा द बचा ना। जब भी किसी भी व्यंजन में से स्वर बाहर निकलता है तो व्यंजन क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो कौन सी संधि हो गई अभी ये? हाँ, कौन सी संधि होगी? ए र ल व, ए व र हो जाता है। गुण संधि में होता है क्या? एण संधि में होता है। ठीक है ना? तो ये आपकी एण संधि, किसका मतलब? यद्यपि शब्द क्या है? तत्सम है, क्योंकि यह शब्द कहीं से बना है? संधि से बना। ठीक है ना? एक उदाहरण और देखो, अनुष्ठान। अनुष्ठान, अब अनुष्ठान शब्द है, इसका संधि विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा? अनु प्लस स्थान। इसका मतलब संधि से बना है, इसमें व्यंजन संधि है। ठीक है ना? कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। एक उदाहरण और देखो, परिच्छेद। कौन सी संधि हो जाएगी? तो संधि का नाम बताओ। परिच्छेद में कौन सी संधि है? हाँ, व्यंजन संधि। सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात क्या है? यदि कोई भी स्वर आए, हर स्वर के बाद द्वितीय वर्ण यानी कि शब्द का पहला वर्ण च छतरी वाला आ जाए तो बीच में आधे च का आगमन हो जाता है। काफी उदाहरण है, परिच्छेद, अनुच्छेद, विच्छेद, हाँ, छत्र छाया, मातृ छाया, बहुत सारे उदाहरण। च आ जाता है बीच में, तो बिल्कुल सीधा। मगर नियम याद होना चाहिए, संधि से सीधी कोई चीज है ही नहीं। मगर आपको यदि रूल पता है तो आप कर दोगे, और रूल पता नहीं है तो फिर छोटा सा ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए, परि प्लस छेद, आई बात समझ में? तो ये तीसरी ट्रिक होगी हमारी। यदि संस्कृत, फिर आप इस ट्रिक को लगाइए। यदि शब्दों की संधि हो जाती है तो वहां पर क्या है, आप पहचान जाओगे कि ये शब्द तत्सम है। ठीक है? अगला नियम लिखिए, अगली ट्रिक लिखिए। यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण, यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण निम्नलिखित वर्णों, शुद्ध शब्द का निर्माण निम्नलिखित वर्णों से हुआ हो, निम्नलिखित वर्णों से हुआ हो,
तो वे शब्द प्राय तत्सम होते हैं। तो वे शब्द प्राय तत्सम होते हैं। अब देखिए ये तो ब्रह्मास्त्र है, ये फिर फेल नहीं होगा, ये लास्ट उपाय है, क्योंकि आपको चार्ट नहीं बताइए मैंने डाइट पहचानने की, फिर ये लास्ट उपाय है, इसे तत्सम तद्भव पहचानो, ठीक है ना। अब देखिए कहने का मतलब मेरा क्या है कि कुछ सब वर्ण में बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो इनमें से कोई सा भी वर्ण आपको शब्द के अंदर नजर आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि ये तो तत्सम है, क्योंकि ये वर्ण कभी भी तद्भव शब्दों में नहीं आते, केवल किस में आते हैं, तत्सम शब्दों में आते। तो डायरेक्ट जैसे आपसे कहा जाए कि इसमें तत्सम पहचानो, तो जिसमें नजर आ जाए ये वर्ण वही तत्सम होता है। जैसे देखो कौन कौन से वर्ण हो सकते हैं, त्र, स्र, श, गे, द्यू, सा संगुण वाला है यहाँ पर, ठीक है ना। विसर्ग है भाई, विसर्ग। इसके अलावा ये ऊपर इसको बोलते हैं आधार है, यानी कि आधार है ऊपर वाला, ये वाला है आधार रेड। हाँ आधार ऊपर चढ़ा हुआ, ठीक है ना। यानी कि त्र, स्र, क्षत्रे, ज्ञानी, द्यू, षट्कोण, ऋषि और विसर्ग, और ऊपर क्या लग रहा हो, आधार ऊपर चढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। इसको रेप बोलते। तो यदि ये वर्ण आपको किसी भी शब्द में नजर आ जाए तो समझ जाना कि ये क्या है, तत्सम है। जैसे किसी का भी उदाहरण मैं ले लेता हूं, देखिए ये देखो श्रावण, ये श्र से पहचानने में आ गया, क्योंकि श्र आ गया तो तत्सम है, तो इसका क्या हो जाएगा, श्रावण। ये इसका तद्भव रूप बन गया श्रावण, श्रावण का, ठीक है ना। जैसे ये देखो, इसका देखो नेत्र, क्या हो जाएगा, हाँ त्र आ गया ना, डायरेक्टली देख लो ये तत्सम में आता है, तो ये हो जाएगा नयन, क्योंकि ये हमेशा ही तत्सम में आएगा। इसका देख लो, यानी कि पक्षी, ये क्षत्रे वाला गया तो क्या हो जाएगा, पंछी, ये डायरेक्ट पंछी हो गया, ठीक है ना। तो इनका प्रयोग करके आप देख सकते हो। जैसे आधा र वाला उदाहरण देखो, ये देखो आपका सूर्य, क्या हो जाएगा, सूरज, ठीक है ना। कर्म, क्या हो जाएगा, कर्म। धर्म, क्या हो जाएगा, धर्म। तो इस प्रकार से रूप बदल जाता है। ये किस में आता है, ये प्राय आपको किस में नजर आएंगे, तत्सम में नजर आएंगे। तो इन ट्रिकों से आप इनको डायरेक्ट पहचान सकते हो, ठीक है ना। अब आपके सामने उदाहरण है, अब आपको उदाहरण उतारने हैं। चलिए अब नकल मारने की जरूरत है आप लोगों को। नजर आ रहा है,
चलो उतारो उदाहरण तत्सम तद्भव। अब आप अपने जो आपके पास नियम लिखे हुए हैं वो आप इन उदाहरणों पे फॉलो करके देख सकते हो, ठीक है ना। अब उतारने का काम है, सारे इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आए हुए उदाहरण है अधिकांश। खड़ा करें फिर। ऐसा करो, बात यानी कि नेक्स्ट बिंदु डालिए आप देशज शब्द। देशज शब्द, देशज शब्द। अब मैंने कल बताया था, आपको समझाया था देशज शब्द किसे कहते हैं। यानी कि वे शब्द जिनके उत्पत्ति स्रोत ज्ञात नहीं है, या तो उनको हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिया है यानी कि बना लिया है, या फिर प्रांतीय भाषाओं या क्षेत्रीय भाषाओं से वो किसमें लिए गए हैं, हिंदी भाषा में लिए गए हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं। ऐसे शब्दों को ही क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। देखिए, किसी भाषा में प्रचलित वे शब्द जो क्षेत्रीय जनता द्वारा आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात भाषा के अपने शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, साथ ही वे शब्द भी देशज शब्दों की श्रेणी में आते हैं जिनके स्रोत का कोई पता नहीं है, तथा हिंदी में संस्कृतेतर भारतीय भाषाओं से आ गए, यानी कि अन्य भाषाओं से आ गए संस्कृत के अलावा, अपनी गढ़ से बने। अभी इसके उदाहरण पहले आप परिभाषा लिखिए, ठीक है ना, उदाहरण नीचे लिखे हुए हैं, परिभाषा लिखो। हाँ, देशज शब्द की परिभाषा लिखो। वे शब्द जिनके उत्पत्ति स्रोत, वे शब्द जिनके उत्पत्ति स्रोत ज्ञात नहीं है, वे शब्द जिनके उत्पत्ति स्रोत ज्ञात नहीं है, वे शब्द जिनके उत्पत्ति स्रोत ज्ञात नहीं है। हमने हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमने हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें गढ़ का मतलब बना लिया, उन्हें गढ़ लिया अर्थात बना लिया है। गढ़ लिया यानी कि बना लिया है, या फिर वे क्षेत्रीय अथवा प्रांतीय भाषाओं से गढ़ लिया है, या फिर वे क्षेत्रीय या प्रांतीय भाषाओं से लेकर हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होने लगा है।
हिंदी भाषा में उनका प्रयोग होने लगा है। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि वे शब्द जिनके उत्पत्ति स्रोत ज्ञात नहीं है, ठीक है, या तो वो प्रांतीय भाषाओं से या क्षेत्रीय भाषाओं से किस में आए हैं, हिंदी भाषा में आए हैं, या फिर हमने हमारी आवश्यकता के अनुसार उन्हें गढ़ लिया यानी कि बना लिया है। ऐसे शब्दों को ही क्या कहा जाता है, देशज शब्द कहा जाता है। आई बात समझ में। अब देशज शब्द के जितने भी उदाहरण हैं, अधिकांश जो आपके परीक्षाओं में घूमते रहते हैं वो आपके बोर्ड स्लाइड पर है। इन उदाहरणों को उतार लीजिए। ये देशज के उदाहरण है। क्लियर नजर आ रहा है नहीं आ रहा? नजर नहीं आ रहा हो तो मैं बोलता हूँ, दिख रहा है ना, तो फिर उतार लो। उटपटांग, अरे उटपटांग जानते हो ना, कहते ना क्या उटपटांग बकरा है, क्या ऊंट पर टांग रखी जा सकती है क्या? उटपटांग का मतलब है ऊंट पर टांग। उटपटांग का मतलब बेमतलब की बातें, इधर उधर की बातें, बेजोर मतलब की बातें, उटपटांग। अदम, उदम, उदम, उदम का मतलब जानते हो ना, अरे गांव में वो बच्चे बच्चे मस्ती करते हैं तो क्या कहते हैं, क्या उदम ताली कर रहे हो। उदम का मतलब होता है मस्ती करना। उदम। अंगोछा, अंगोछा को आप जानते ही हो, क्या बोलते हैं, तौलिया, वो अंगोछा। कंजड़, ये जाति विशेष है। खटपट, खचाखच, आज मेले में खचाखच भीड़ थी। खचाखच, खचाखच का मतलब बहुत अधिक। खर्राटा, रात भर न तो खुद सोते न दूसरों को सोने देते, क्या करते हैं, खर्राटा लेते, जो नींद में आवाज आती है उसको खर्राटा। खिड़की, खुरपा, खुरपा आप जानते हो, गार्डन वगैरह को साफ करने के लिए जो होता है ना, खुरपा। गाड़ी, गड़गड़ाना, गड़बड़, घेवर, चम्मच, चहचहाना, चिमटा, चाट, चुटकी, चिंगाड़ना। किसकी आवाज को चिंगाड़ना कहा जाता है? हाँ हाँ, क्रिया पढ़ाई थी वहां बताया होगा मैंने, चिंगाड़ना। हाथी की आवाज को कहा जाता है चिंगाड़ना। चिंगाड़ना उसके बाद है चोहरा, छल, छलाना, झंडा, झगड़ा, टट्टू। टट्टू जानते हो ना, किसे बोलते हैं टट्टू? हाँ, टट्टू, गधे के बच्चे को टट्टू। ठठेरा, डगमगाना, ढक्कन, ढांचा, ढोर। दीदी, फटाका, परात, पगड़ी, पेट, फटफट। बड़बड़ाना, बटलोई, बाप, बुद्धू। बलबलाना, किसकी आवाज को बलबलाना बोलते हैं? बलबलाना ऊंट। ऊंट जो अजीब आवाज निकालता है ना, जीभ वो बाहर निकल, उसको बलबलाना बोलते हैं। बलबलाना, भोला, क्या ना, वे तो बड़े बोलो बन रहे हो जी, भोला। मकई, मकई सब जानते हो आप, मक्का, मकई। मिमियाना, बकरी की तरह, मिमियाना, मुक्का, लपलपाना, लड़की, लुंगी। लुंगी जानते हो ना, लुंगी डांस तो सबने देखा होगा। लुंगी, ये जो होते हैं ना अपने, क्या ये होते हैं, अरे नीचे बैठे रहते, क्या बोलते हैं, साटिया की जो औरतें लगाती है ना वो नीचे, उसको बोलते हैं लुंगी।
साउथ के लोग भी लगाते हैं लुंगी, वो लपेटते हैं। लोट पोट, लोटा, हिनी नाना। ये सब ज्यादा पैटर्न में ले रखा है। आजकल 2-3 कंपटीशन में पूछ लिया आंटी, सेकंड ग्रेड में पूछ लिया, अगली बार पूछ ले, 2-3 कंपटीशन में देख लिया मैंने इसको हांडी हो। वो दही जमाने के होते हैं ना हांडी। उतार लिया। इसके अलावा देखिए नीचे द्रविड़ जातियों की भाषाओं से आए गए, यानी कि जो विदेशी जातियां जो भारत में आई वो कहलाती है द्रविड़। उनके भी कुछ शब्द हैं, गिने चुने शब्द हैं जो हिंदी भाषा में चलते हैं, वो भी देशज की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें है आपका एक तो अनल, एक है कज्जल, एक है नीर। हालांकि हिंदी के प्रयोगवाची में चलता है, मगर यदि डायरेक्ट पूछ ले तो फिर ध्यान रखना है इनका, क्योंकि ये देशज के अंदर गिने जाते हैं। नीर, पंडित, माला, मीन, काच, कटी, चिकना, ताला, लुंगी, डोसा, इडली। इडली डोसा, सांबर है क्या? इडली डोसा क्या? हाँ सांबर नहीं है। हाँ इडली डोसा साउथ का है, पश्चिमी बंगाल का शब्द है, वहाँ चलता है इडली डोसा, वहाँ का व्यंजन है जो आजकल बहुत बफर डिनर में चलता रहता है। मिल गए फोटो मिल रहे तो बातें कर ले। पहले तो क्या है कि समझा कि मैं डायरेक्ट कॉपी देते थे, जो आ रहा तो लिखने नहीं पड़ते थे। हाँ कौल, संताल आदि जातियों की भाषा से बने हिंदी के देशज शब्द, ये भी लिखना है। कदली, कदली से क्या बना? केला, देशज में आता है, ध्यान रखना। कपास से कपास, सरसों, कोडी, तामुल, परवल, बाजरा, भिंडी। तामुल पत्ता, पत्ते को तामुल बोलते हैं। ये 4-5 शब्द यहाँ से ध्यान रखना। इसमें आपका देशज का ये टॉपिक यहाँ खत्म हो गया। इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न में से देशज शब्द पहचानिए, फिर 4 विकल्प दे देगा आपको, तो जिनमें से ये उदाहरण होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। किस विकल्प में तत्सम प्रयुक्त हुआ है, किसमें तद्भव हुआ है, किसमें देशज हुआ है, किसमें विदेशज हुआ, तो शब्दों की लिस्ट आपको पहचान आना चाहिए। चलो अगला पॉइंट डालिए।
विदेशी शब्द मतलब लिखना तो आज ही है, क्योंकि वैसे भी क्या है कि लंबी चौड़ी थोड़ी क्लास ज्यादा रहेगी, क्योंकि टीचर ने तो आज दो। चलो अगला पॉइंट डालिए, विदेशी शब्द। हाँ चलो इसकी परिभाषा लिखिए, पॉइंट डालिए। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द परिभाषा लिखिए। वे शब्द, वे शब्द, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं, किंतु वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं किंतु हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें विदेशज या विदेशी शब्द कहते हैं, उन्हें विदेशज या विदेशी भाषा के शब्द कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम लेते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द, ठीक है ना। पहला पॉइंट डालिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द। अंग्रेजी भाषा के शब्द सारी विदेशी भाषाओं के शब्द आएंगे अब इसके अंदर। अंग्रेजी भाषा के शब्द इसमें लिखिए, अंडरवियर, अलमारी, शॉर्टर। ये वही उदाहरण ज्यादातर लिए मैंने अंग्रेजी के जो अक्सर पूछे गए हैं। थोड़े बहुत अंग्रेजी के और वैसे अंग्रेजी के लिखाने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारे अंग्रेजी के याद है। जैसे मान लो टीचर है, हाँ, क्लास है, पुलिस है, कार है, बस है, रजिस्टर है, ट्रेन है, ये सब किसके हैं? अंग्रेजी भाषा के शब्द है, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो आज का ये कल करवाऊँ क्योंकि आप भी अब लोग टाइम हो गया, तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। धन्यवाद।